हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत मॉड्यूल 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पाइथन लैंग्वेज की पहली क्लास होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हैं, जो बिगनर हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, या नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत जो रिवीजन 4th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, अगर वो पाइथन लर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो पाइथन हम आज लर्न करने जा रहे हैं इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्या क्या हम लोग पाइथन के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि एक बेसिक ऑफ जो पाइथन कोर्स है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पाइथन में लर्न करेंगे, क्या चीज़ हम लोग सीखेंगे पाइथन के अंतर्गत। उन सारे टॉपिक्स को आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है, और इसके बाद हम लोग अंत में बात करेंगे कंप्यूटेशनल मॉडल के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम जो मेन थीम है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पाइथन का एक कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो पाइथन हम लोग लर्न करने जा रहे हैं इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लर्न करना चाहिए, हम पाइथन प्रोग्रामिंग ही क्यों पढ़ें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो अदर लैंग्वेज से उसको डिफ्रेंशिएट करती है। अगर हम आज के डेट में पाइथन की बात करें तो कुछ साल पहले तक देखा जाए तो पाइथन का बहुत स्कोप नहीं था, लेकिन रिसेंट में अगर आप देखिए तो हर जगह पाइथन का यूज हो रहा है। तो डेफिनेटली पाइथन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न है, और यही रीज़न है जिससे कि हमें आज के डेट में पाइथन को लर्न करना चाहिए, क्योंकि पाइथन काफ़ी डिमांडेबल लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पाइथन इज़ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। वर्सेटाइल का मतलब ये है कि पाइथन का यूज आज के डेट में मेनी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर पाइथन को यूज करके एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। चाहे अगर आप बात करेंगे मशीन लर्निंग की तो वहां पर भी हम पाइथन का प्रयोग करते हैं। डेटा साइंस जो काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है आज के डेट में, हम पाइथन का यूज करके डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। IoT जिसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, जहां पर हम स्मार्ट डिवाइसेस का कनेक्शन करते हैं, तो IoT इम्प्लीमेंटेशन में भी पाइथन का अहम रोल है। पाइथन को यूज करके हम IoT एप्लीकेशन आज के डेट में डेवलप कर रहे हैं। हैकिंग के फील्ड में भी हम लोग पाइथन का यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे डिमांडिंग फील्ड है आज के डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी आज के डेट में पाइथन का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से पाइथन का यूज मेनी प्लेसेज पर मेनी टाइप के एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्सेटिलिटी है पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो मेनी टाइप्स के एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, और यही रीज़न है कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए। अगर हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे पाइथन की, तो पाइथन वेरी बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर कंपेयर करते हैं किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और पाइथन में, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंटैक्स है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती हैं एज कम्पेयर टू पाइथन। जबकि पाइथन में अननेसेसरी जो सिंटैक्स है उसको हाइड कर दिया गया है। पाइथन का सिंटैक्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके स्टेटमेंट काफ़ी पावरफुल हैं, स्मॉल हैं, और इस तरीके से एक बिगनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल लैंग्वेज है। अगर कोई पूछे कि हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है और आज के डेट में हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि पाइथन सबसे बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और हमें पाइथन सीखना चाहिए, क्योंकि
पाइथन काफ़ी सिंपल है, पावरफुल सिंटैक्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया गया है और इस तरीके से एक बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल लैंग्वेज है। अगर तीसरी बात करेंगे तो पाइथन की जो डिमांड है, इंडस्ट्री डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का फील्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हैकिंग हो, रिसर्च बेस एप्लीकेशन हो, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल का ऑफिशियल लैंग्वेज पाइथन डिक्लेयर्ड हो चुका है। इसके अलावा नासा जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहाँ पर भी आज के डेट में जो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग स्पेस की जाती है, जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं वो पाइथन बेस होते हैं। तो इस तरीके से पाइथन की जो पॉपुलैरिटी का रीज़न है वो यही है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंटैक्स है वो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न है। और यही रीज़न है कि आज के डेट में ईच एंड एवरी फील्ड में पाइथन का प्रयोग करके एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें कि पाइथन में अगर हमें किसी इंडस्ट्री में अगर अपने एज ए करियर स्टार्ट करना है तो वहाँ पर अच्छे पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पाइथन हमेशा अगर आप देखोगे तो पाइथन टॉप 10 लैंग्वेज में हमेशा अपनी रैंक रखता है, कभी सेकंड पोजीशन पे, कभी फर्स्ट पे, कभी थर्ड पे। तो टॉप 5 में हमेशा पाइथन लैंग्वेज की रैंकिंग होती है। इसलिए पाइथन काफ़ी डिमांडिंग है। आज के डेट में इंडस्ट्री डिमांड पाइथन की सबसे ज़्यादा है। यही रीज़न है कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्यों हमें पाइथन प्रोग्रामिंग ही लर्न करनी चाहिए। तो आप कह सकते हो वर्सेटिलिटी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, IoT बेस्ड एप्लीकेशन हो, बिगनर के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, इंडस्ट्री डिमांड इसका ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि व्हाट यू विल लर्न, हम लोग क्या पढ़ेंगे पाइथन में। अभी जो हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है पाइथन का उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पाइथन कब यूज हुआ, पाइथन की पॉपुलैरिटी के रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ हम लोग इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सबसे पहले बिगनिंग में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा पाइथन को यूज करके हम लोग किस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जो पाइथन है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग पाइथन के अंतर्गत लर्न करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है टिल हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तक सारी चीज़ों को हम लोग लर्न करेंगे। पाइथन का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग इस बात के लिए भी अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि आगे अगर हमें पाइथन में अपनी कैरियर बनानी है तो जो एडवांस पाइथन है उसको हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक हमें जो बेसिक पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए वो चीज़ हम इस सिलेबस से कवर अप करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें पाइथन ही क्यों पढ़ना चाहिए और हम लोग पाइथन से जो पाइथन हम बेसिक ऑफ पाइथन की बात कर रहे हैं इसको लर्न करने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ एक्वायर कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम सीधे बात करेंगे कि जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे पाइथन कोर्स के अंतर्गत वो टॉपिक्स कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की, यानी एक यूनिट फर्स्ट होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हमने बात किया था कि कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है, कंप्यूटेशनल मॉडल के टाइप्स क्या हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की बात करेंगे। फिर हम लोग डिजाइनिंग टूल्स, फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इतनी चीज़ों को हम लोग लर्न करेंगे। इससे हमें बेसिक जो प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक है वो हमें पता हो जाएगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सेकेंड यूनिट होगी वहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के हेल्प से, उसके बारे में बात होगी। चाहे वो कंप्यूटेशनल मॉडल हो, चाहे एल्गोरिथम हो, चाहे डिजाइनिंग टूल, फ्लो चार्ट हो। जो सेकेंड यूनिट है वो होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसके अंतर्गत हम
शुरुआत करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पाइथन को कब डेवलप किया गया था। फिर हम लोग पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। जब पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तब हम लोग पाइथन के अंतर्गत जानेंगे कि जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट है पाइथन के, जिसमें वेरिएबल्स क्या होगा, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिक जो पाइथन के प्रोग्रामिंग एलिमेंट हैं उन सब के बारे में, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, डेटा टाइप्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग 4th यूनिट में बात करेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो पाइथन में यूज होता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बीट वाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं स्पेसिफिकली, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब इतनी चीज़ों को हम लर्न कर लेंगे तो हम ये बेसिक जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बात करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसको यूज करके हम कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट के वेरियस फॉर्मेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इटरेटिव टाइप के स्टेटमेंट, यानी जो लूपिंग टाइप के जो प्रॉब्लम होती है, जो रिपीटेड स्टेटमेंट होते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लूप, जिसके अंतर्गत हम व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप के बारे में बात करेंगे। फिर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम यूज करते हैं स्टेटमेंट कंटिन्यू, ब्रेक, पास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर जो चैप्टर नंबर 5 हमारा है, वहाँ से जो पाइथन का जो एक एडवांस पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग पाइथन के सीक्वेंस टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के वेरियस जो ऑपरेशंस हैं, जो उसके इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग टपल्स के बारे में बात करेंगे, ये भी सीक्वेंस टाइप है। डिक्शनरीज के बारे में बात करेंगे, सेट्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे सीक्वेंसेस टाइप हैं पाइथन के, जो कि यूनिक है पाइथन की। ये सारी पाइथन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है और स्ट्रिंग्स के जो वेरियस टाइप्स के जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 यूनिट के अंतर्गत हम फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन को बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, फंक्शन पार्ट 1, फंक्शन पार्ट 2, फंक्शन पार्ट 3। इसके अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मॉड्यूल्स, इनबिल्ट फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शन पार्ट 2 के अंतर्गत फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये डिटेल्ड में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फाइनली जो फंक्शन पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो पाइथन में हम यूज करते हैं, ग्लोबल लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाइड फंक्शंस क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग वाइड फंक्शंस का एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वाइड फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पासिंग पैरामीटर का मतलब क्या है, ये फाइनली फंक्शन पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। देन हम बात करेंगे, चूंकि हमने आपको बताया कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इसके अंतर्गत हम लोग डेटा हेडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एडवांटेजेज ऑफ ओप, ये सारी चीज़ों को लर्न करेंगे। फिर अब एक एक हम लोग यूनिट के बारे में समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लासेज के बारे में बात करेंगे। क्लास कैसे क्रिएट होगी, क्लास के डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाएगा, उसके फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसका जो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स, वेरियस टाइप्स की इनहेरिटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लास्ट में हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा को हम कैसे रीड राइट करेंगे, अपेंड कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे। फिर चैप्टर नंबर अगर हम यूनिट 15 की बात करेंगे तो एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, नई चीज़ है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे कि पाइथन को यूज करके GUI बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाए जाते हैं। एक इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा, जहाँ पे हम लोग टिक के इंटर यूज करेंगे। इसके अलावा
थोड़ा सा हम लोग वेब स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करेंगे। फाइनली हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी और एक्सएमएल के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने पूरे पाइथन कोर्स को 19 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है और इस तरीके से एक कंप्लीट सिलेबस है जिसको हम कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो कंटेंट मैंने आपको बताया है एक एक करके मैं कंप्लीट करूँगा और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी सिलेबस जो है ये समझ में आ गई होगी बात कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पाइथन के अंतर्गत सीखने वाले हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल मॉडल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं ये आज से शुरुआत है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल मॉडल। तो अगर हम देखें कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटेशनल मॉडल को यूज करके जो रियल बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसको कंप्यूटर के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपके कंप्यूटेशनल मॉडल के सहायता से किस तरीके से हम रियल बेस्ड प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करते हैं, ये कंप्यूटेशनल मॉडल इसमें सहायता करता है। जिस तरीके से एक आर्किटेक्चरल मॉडल होता है जिसको फॉलो करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो जो रियल बेस्ड प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, उसको हम अगर एप्लीकेशन के फॉर्म में एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटेशनल मॉडल हेल्प करता है कि हम कौन से कंप्यूटेशनल मॉडल को यूज कर रहे हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग है जिसको हम फॉलो करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को एज ए कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। उन चीज़ों को कंप्यूटेशनल मॉडल के थ्रू किया जाता है और कंप्यूटेशनल मॉडल हेल्प प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व कर पाते हैं। तो जब हम कोई एक एप्लीकेशन बनाने की बात करते हैं तो जो भी कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उस एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाएगा, क्या उसकी स्ट्रक्चरिंग होगी, उसके क्या लॉजिक्स होंगे, तो बेसिकली ये चीज़ कंप्यूटेशनल मॉडल के माध्यम से की जाती है। कंप्यूटेशनल मॉडल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको यूज करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने पॉइंट फर्स्ट में ही दिया है कि टू सॉल्व अ कंप्यूटर प्रॉब्लम अ कंप्यूटर ट्राइज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, भाई जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसी को तो हम कंप्यूटर के माध्यम से जब सॉल्व करते हैं तो हमें एप्लीकेशन बनानी पड़ती हैं। तो जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो एप्लीकेशन कैसे बनेगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, किस तरीके की लॉजिक इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसकी क्या स्ट्रक्चरिंग होगी, ये टर्म डिफाइन करता है कंप्यूटेशनल मॉडल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट है अ कंप्यूटेशनल मॉडल इज अ कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो कि बेस्ड है किस पे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, यानी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी सहायता से रियल लाइफ प्रॉब्लम को कंप्यूटर के माध्यम से एप्लीकेशन के फॉर्म में डेवलप किया जाता है एप्लीकेशन, जिससे कि वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर की सहायता से सॉल्व होती हैं। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कंप्यूटेशनल मॉडल के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस की। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, संचालित करना। तो जो भी हम रियल बेस्ड प्रॉब्लम है अगर उसको कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है। जैसे एक रियल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने कहा कि एक हमें कंप्यूटराइज कैलकुलेटर बनानी है। तो कंप्यूटराइज कैलकुलेटर अगर हमें बनानी है तो कैलकुलेटर एज ए क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, यानी ये चीज़ डिफाइंड हो गई कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि कैलकुलेटर बनाना है। अब एक किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, क्या हम बनाना चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अ प्रॉब्लम डेफिनेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी यूजर की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहता है। जैसे यूजर चाहता है कि हमें एक कंप्यूटराइज कैलकुलेटर मिल जाए, जैसे हम मैनुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं वो काम हम कंप्यूटर में हमें कोई इस तरीके का एप्लीकेशन मिल जाए कि कैलकुलेटर लाइक वर्क करे। दैट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, जिसके अंतर्गत ये आइडेंटिफाई हो गया कि यूजर की डिमांड क्या है, कि उसको एक छोटा सा एप्लीकेशन चाहिए जो कैलकुलेटर का काम करे।
इसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद से सेकेंड स्टेप क्या होता है, अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फिर हम सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई कि कैलकुलेटर हमें डेवलप करना है, कैलकुलेटर हमें बनानी है, यानी कंप्यूटराइज कैलकुलेटर हमें बनाना है, लेकिन वो कैलकुलेटर कैसे बनेगा, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत क्या, आफ्टर अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई द यूजर नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि कैलकुलेटर बनानी है, हमें डेवलप करना है। अब कैलकुलेटर बनाने के स्टेप्स क्या होंगे भाई, जैसे अगर यूजर 2 नंबर देगा तो उसका सम हो जाए, अगर वो ऑपरेटर यूज करता है मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो जब यूजर किसी प्रॉब्लम को समझ लेता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो स्टेप कहलाएगा प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, जब वो अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम्स बोलते हैं, जो आगे हम लोग अभी उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। तो एल्गोरिथम बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जब यूजर अपनी लैंग्वेज में उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दे, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब एल्गोरिथम लिख लेगा, यानी स्टेप्स उसको मालूम हो गया कि अच्छे कैलकुलेटर बनाना है, अगर 2 नंबर हमें ऐड करना है तो सबसे पहले हम 2 नंबर इनपुट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उसको हम प्रिंट करेंगे, फिर फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि हमें कैलकुलेटर बनाना है। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई हो गया कि हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे हैं, जो जनरल पर्पज कैलकुलेटर अगर हमको बनानी है जिसमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 2 नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना, तो इसको हम कैसे करेंगे उसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर लेना ही कहलाएगा एल्गोरिथम। थर्ड पॉइंट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीक्वेंस। जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि कैलकुलेटर बनानी है, कैलकुलेटर कैसे बनेगा उसका स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी लैंग्वेज उसको डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सेकंड में क्या करना होगा, थर्ड में क्या करना होगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम बनाते हैं फिर उसको एक हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर उसी को पिक्चराइड वे में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसकी क्लैरिटी जो है वो और बढ़ जाती है। जैसे कि आप एक और रियल एग्जांपल ले सकते हो, सपोज दैट एक बिल्डिंग बनानी है, आपको अपना घर बनाना है, तो आप क्या करते हो, पहले तो आपकी नीड होती है, यानी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि यार हम लोग किराए पर रह रहे हैं, अब हमें एक अपना खुद का घर होना चाहिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड स्टेप में अब घर बननी है तो कितने स्क्वायर फीट का ज़मीन है, अवेलेबिलिटी क्या है, कितने रूम चाहिए, कितने सारी आप गेस्ट रूम चाहिए, ये सारी चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। फिर जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तब आप क्या करते हो, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, बिल्डिंग डिजाइनर के पास जाते हो और उनको अपनी ये सारी चीज़ें जो भी बजट है वो सारी चीज़ आप उनको बता देते हो, अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हो। आपके उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो आपने नोट करके ले जाते हो और उनको ये सारी चीज़ें बताते हो, उसी को देख कर वो क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं। अब डिज़ाइन जैसे बन जाता है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि अच्छे ये चीज़ है, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे गेस्ट रूम होगा, यहाँ पे रूम होंगे, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा। तो बेसिकली जब वो इमेज के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाता है तो उसकी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप यूजर अपनी लैंग्वेज में राइट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में ज़्यादा क्लियरिटी आए उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक डिजाइनिंग टूल्स है फ्लो चार्ट, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आगे होगी कि किसी भी अगर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कंप्यूटर के माध्यम से तो हमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने होंगे। पहले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को लिखना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। फिर एल्गोरिथम में ज़्यादा क्लियरिटी आए उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जब ये 3 चीज़ें हम कर लेते हैं तब फाइनली बात होती है कन्वर्टिंग द सीक्वेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हमने फ्लो चार्ट बना दिया, अब हम लोग कोडिंग की बात करते हैं। तो इस तरीके से अब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड को यूज करके क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आप कोडिंग
स्टार्ट कर देते हो। यही तो एक इनिशियल लेवल पे हमें सोचनी होती है कि डायरेक्टली जैसे हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं अरे सर एक प्रोग्राम आपने जो बनाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी प्रोग्राम की लॉजिक क्या होगी हमें समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो बेसिक उसका वे है, जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेप्स है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसको आप डिफाइन करिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका एल्गोरिथम लिखिए, यानी स्टेप लिखिए कि क्या क्या स्टेप होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम कर लेते हो तब आप उसको एक डिजाइनिंग टूल्स फ्लो चार्ट की सहायता से उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करिए कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपका फ्लो सीक्वेंसेज होगा, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसकी क्लैरिटी और आ जाती है। जब इतनी चीज़ों को आप कर लेते हो तब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड को, स्टेटमेंट को यूज करते हुए प्रॉब्लम को कोडिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं फाइनल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो कंप्यूटेशनल मॉडल है वो एक तरीके से यूजर की सहायता करता है कि कोई रियल बेस्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको कंप्यूटर की सहायता से कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक कंप्यूटेशनल मॉडल बताता है। और कंप्यूटेशनल मॉडल के अंतर्गत जो बेसिक 4 तरीके के जो स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डिजाइनिंग टूल के माध्यम से उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना, फाइनली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को यूज करके प्रॉब्लम को कोडिफाइन करना, ये बेसिक स्टेप्स होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। बेसिकली 3 तरीके के कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं। सीक्वेंशियल मॉडल होता है, फंक्शनल मॉडल्स होता है और कंकरेंट मॉडल होता है। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंशियल मॉडल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सीक्वेंशियल बेस होती हैं, जिसके अंतर्गत फाइनाइट स्टेट मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, ट्यूरिंग मशीन है, जिसमें बेसिक स्टेप्स बताए जाते हैं कि अगर इनिशियल स्टेप इनपुट अगर हम करते हैं, प्रोसेस होता है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही इसके एग्जाम में इसका कोई बहुत डिटेल में पूछा जाता है। बस इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमें कि कंप्यूटेशनल मॉडल क्या होता है, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस का मतलब क्या है, कितने स्टेप्स में हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल की बात करेंगे तो सीक्वेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, फंक्शनल बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, और कंकरेंट मॉडल को यूज करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 3 तरीके के कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं। बस इतनी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आज छोटी सी शुरुआत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम्स क्या होता है, एल्गोरिथम के टाइप्स क्या हैं, कैसे हम लोग एल्गोरिथम्स लिखेंगे। फिर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करेंगे, वेरियस टाइप्स के जो फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं उनका यूज करके पिक्टोरियल हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। और इस तरीके से जो मैंने कंप्लीट सिलेबस आपके सामने डिस्कस किया उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आपका कोई राय सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।